वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं अशोका यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो राउंड वन एप्लीकेशन खत्म हो चुका है और एग्जाम भी हो चुका है। और राउंड टू एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो आप देख लीजिए 10 जनवरी 2024। तो आप अगर अशोका यूनिवर्सिटी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इस डेडलाइन से पहले अप्लाई अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में चलिए हम लोग इसके सैंपल पेपर को इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अशोका यूनिवर्सिटी ने अपना सैंपल पेपर पब्लिश किया है फॉर 2024 इनटेक। तो हम लोग इसके क्वेश्चंस तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही इसके जैसे इसके सिमिलर क्वेश्चंस भी हम लोग देखते रहेंगे। इस वीडियो में सारे तो नहीं, बट एक दो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे डील करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चन से कलेक्शन कर रखे हैं जो इनके सैंपल पेपर से लिया हुआ है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फ्रेंड्स वेयर कंपेयरिंग देयर एक्सपेंडिचर डन इन द पास्ट मंथ। तीन फ्रेंड हैं जो अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को कंपेयर कर रहे हैं जो लास्ट मंथ में उन्होंने किया है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए मैं केवल यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी दूंगा, ताकि आप इस टाइप के अगर सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में तो आप उसको टैकल कर पाए। सो देयर फाइंडिंग वेयर दीपिका's expenditure was 8/7 of जय एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या कह रहा है, पहले देखिए दीपिका का जो एक्सपेंडिचर है वो 8/7 ऑफ जया एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसको आप रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं, दीपिका अपॉन जया जो होगा 8/7 होगा। ठीक है। सिमिलरली कह रहा है कि जया एक्सपेंडिचर, तो जया एक्सपेंडिचर इज 6/5 ऑफ खुशी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिखिए, रेशियो से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। सो वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो एज वेल। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ दीपिका जया एंड खुशी। देखिए, तो दीपिका एंड जया एंड खुशी, इन तीनों का जो एवरेज है, ध्यान से देखिए, इन तीनों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 10,000 है। आप सोचिए, अगर एवरेज 10,000 है और तीन लोग हैं, तो क्या मैं टोटल एक्सपेंडिचर बता सकता हूँ? यस, बताया जा सकता है। सो दिस विल बी 10,000 इंटू थ्री, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 30,000। व्हाट वाज द जया एक्सपेंडिचर इन द दैट मंथ? तो उस मंथ जया का एक्सपेंडिचर क्या था? देखिए, तो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर आपको पता है, आपको सबका रेशियो भी पता है। अगर मैं किसी तरह से दीपिका जो भी है, जया और खुशी, इन तीनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूं एक्सपेंडिचर का, और फिर उस रेशियो के अकॉर्डिंग मैं 30,000 को डिवाइड कर लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसकी थ्योरी आप समझ लीजिए पहले। अब इस क्वेश्चन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और आप एक थ्योरी को समझिए। मान लीजिए कि A:B मुझे दिया हुआ है 3:2, और B:C इज गिवन एज 5, लेट अस सपोज 4। और मुझे अब निकालना है A:B:C। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, बट अभी मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ए दोनों रेशियो को कनेक्ट कौन कर रहा है? बी। A:B और B:C में कॉमन कौन है? बी, और सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये सेम होना चाहिए, है ना? जैसे बी सेम वैसे ये रेशियो सेम, बट ये है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं इस रेशियो में 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा, 2 और 5 का जो एलसीएम होने वाला है, दैट्स द 10। तो इसको फर्स्ट रेशियो में इस 2 को 10 बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे, और सेकेंड रेशियो में कंप्लीटली हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास, दैट्स तो 15:10, और यहाँ आ जाएगा 10:8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 10 सेम बन चुका है। सो नाउ द रेशियो विल बी 15:10:8, राइट? अगर आपको नीड है इसको सिंप्लीफिकेशन की, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। if there is a possibility of simplification, then you can simplify it also.
ओके, चलिए ये तो था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरा मेथड बताने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि दूसरा मेथड एप्लीकेबल कहाँ पे होगा। दूसरा मेथड देखिए हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। बल्कि फर्स्ट मेथड का में एक लिमिटेशन है। जैसे जैसे देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ए इज टू बी जो है 3:2 है, बी इज टू सी सिमिलरली 5:4 है, सी इज टू डी मान लीजिए 3:1 है, एंड डी इज टू ई जो है वो 2:5 है, राइट। और अब मैं आपसे पूछूं अगर कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई बताइए, तो आप फर्स्ट मेथड से नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इतनी सेटिंग करनी, इतना सेटिंग करना आसान नहीं होगा एग्जामिनेशन में। यहाँ बी बी को मैच करा लूँ, सी सी को मैच करा लूँ, डी डी को मैच करा लूँ, एक को मैच कराएंगे दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो हमको उसमें क्यों फंसना। अगर हमारे पास मेथड है, मैं आपको मेथड दे रहा हूँ, तो उससे पंगा लेना ही क्यों है, सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है। तो देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले तो ए बी सी डी ई, पांच क्वांटिटी थी, पांच क्वांटिटी लिखी है। अब जैसे ए इज टू बी 3:2 है, ध्यान से देखिएगा, ए इज टू बी क्या है 3:2। अब जो भी रिमेनिंग पोजीशन है, तो जैसे कि टू के आगे खाली है, तो इसको ही कॉपी कर दीजिए, टू टू टू, समझ गए। चलिए, उसी तरह से कलर कोडिंग से भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। बी इज टू सी क्या है 5:4, तो बी के नीचे दिस और यहाँ लिख दिया 4। अब देखिए बी के पहले भी खाली है, तो बी के पहले 5 को कॉपी कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5। देखिए 4 के आगे खाली है, तो इसका 4 को कॉपी कर दीजिए। सिमिलरली सी इज टू डी क्या है 3:1, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। सिमिलरली आप फिलअप कीजिए, तो इधर सब 3 और 3 फिलअप हो जाएगा, और इसके इधर 1 फिलअप हो जाएगा। एंड द लास्ट डी इज टू ई है 2:5, सो 2 and 5, तो हम इसके पहले इधर सबको 2 कॉपी कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इनको आपस में आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। देखिए, तो जो भी आएगा मान के अपन 90:60, 48, 60 एंड 40। आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इट इज इजिली डिविजिबल बाई 2, सो यू कैन राइट 45, 30, 24, 8 एंड 20। अभी भी अगर ये किसी से सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, आंसर तो ये आ गया, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल रेशियोज भी मेंटेन रहते हैं। अगर आप अभी भी ए टू बी निकाल के देखेंगे, तो देखिए 3:2 आ रहा है। देखिए, आप अगर इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 3:2 बनेगा। अगर आप अभी भी बी टू सी देखेंगे तो 5:4 मिलेगा। देखिए ये बी टू सी देखेंगे तो 6 से डिवाइड कीजिए, 6 5 जा 6 4 जा। तो इस तरह से भी आप, अगर ऑप्शन आपके पास है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। इसी से रिगार्डिंग देखिए मैंने एक क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट इंफॉर्मेटिव होगा। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। ए इज टू बी हमें दिया हुआ है, ए इज टू बी इज 3:2, बी इज टू सी इज 2:1, सी इज टू डी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और डी इज टू ई दिया हुआ है, तो हमें ए इज टू बी इज टू सी निकालना चाहिए। तो ए बी सी डी ई, ए इज टू बी क्या है 3:2, और हम इधर इसको कॉपी कर देंगे 2:2:2। बी इज टू सी क्या है 2:1, सो दिस इज 2:1। हम इधर कॉपी कर देंगे 2, इसको कॉपी कर देंगे 1 एंड 1। सिमिलरली सी इज टू डी इज गिवन है 1/3 इज टू 1/7। आप इसको पहले क्या कीजिए 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हम फ्रैक्शन से बाहर आ जाए। ये 7:3 हो जाएगा।
सो सी इज टू डी हो गया 7:3, सो 7 दिस साइड कॉपी हो जाएगा और 3 इस साइड कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली डी इज टू ई देखिए हमें दिया हुआ है 1:4:1:5। आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5:4। तो ये हो जाएगा 5:4। तो कॉपी कर देंगे हम लोग यहाँ पे 5, 5 एंड 5। सिंपली अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 3 2 6, 6 5 30 एंड दिस इज 210। अब आप सोचेंगे 210 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई होने वाला होगा। 2 2 4, 140, 70, 18, सॉरी 30 एंड 24। आप देख सकते हैं इजीली 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो दिस विल बी 110, 120, 35, 15 and 12. So is there any option? 110? No, 105. Sorry, this will be 105. So yes. Oh, what I'm doing. So this is 70. 205, 70, 35, 15, 20. So option C. अच्छा, ये जरूरी नहीं था कि इस क्वेश्चन में मैं ऐसे ही प्रोसीड करूं। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। आप चेक कीजिए ए इज टू बी 3:2 कहाँ कहाँ मिल रहा है। क्या इसमें ए इज टू बी 3:2 मिल रहा है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या इसमें इज टू बी 3:2 मिल रहा है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर है। क्या इसमें इज टू बी 3:2 मिल रहा है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहता। तो बिना इसको सॉल्व किए हुए भी आप ये आंसर सी पे आ सकते थे। जैसे मैंने पहले बताया कि वो इंडिविजुअल रेशियोज जो भी दिए हुए हैं वो सब मेंटेन रहते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में इतने कंसेप्ट आपको मैंने डील करके दिखाया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ, दीपिका और जया का रेशियो 8:7 है और जया और खुशी तो मैं लिख देंगे दीपिका, जया और खुशी। दीपिका और जया का क्या है? 8:7, तो 8:7 और 7 यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। जया और खुशी 6:5, तो मैंने क्या किया 6 यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 48, 42 एंड 35, ठीक है। और अब आपको अगर तीन रेशियो पता चल चुका है तीनों का, तो और टोटल आपको पता है, तो आई थिंक अब आप जया का निकाल सकते हैं। इसके लिए भी देखिए हमारे पास दो मेथड है। देखिए अभी तक ये आपको पता चल गया कि दीपिका, जया और खुशी का जो रेशियो है दैट इज द 48, 42, 35, 48, 48, 42 एंड 35 के रेशियो में है। यस, तो देखिए अब यहाँ से जनरली बच्चों को जो मेथड आता है जनरली वो वो क्या करते हैं, लेट के इज अ कांस्टेंट या एक्स इज ए कांस्टेंट आप मानते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं तो उनका अमाउंट हो जाएगा 48x, 42x एंड 35x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन तीनों का सम 48x प्लस 42x प्लस 35x शुड बी इक्वल टू 30,000। यहाँ से आप x निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई इन सबका सम। 5 तो 7, 5 एक, 4 4 4। यस, जो भी आ जाए ये एक्स आएगा, एक्स के अकॉर्डिंग फिर सब कर सकते हैं। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, ये भी कई लोगों को आता ही होगा। आपको निकालना है सपोज कीजिए जया का, जिसका निकालना है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या जया का अगर आपको निकालना है तो जया का प्रोपोर्शन क्या है 42, तो 42 अपॉन तीनों का सम 48 प्लस 42 प्लस 35 इंटू जितना टोटल अमाउंट था दैट इज 30,000। जो भी आ जाए आंसर। देखिए दोनों एक्सप्रेशन अभी तो एक्स की वैल्यू है, यहाँ से जया का अगर आप यहाँ से भी लिखेंगे तो जया का क्या है 42, तो 42x, तो एक्स की जगह पे आप वैल्यू डाल देंगे 30,000 अपॉन 125। देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो जो भी आ जाए हमारा आंसर होगा। ओके, एक और क्वेश्चन मैं अच्छा से ले लेता हूँ। अ, देखिए अशोका में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
बेकरी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने भी अप्लाई करे होंगे तो आपको भी सैंपल पेपर मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेता हूँ, जो कि इससे एक लेवल ज़्यादा ही डिफिकल्ट मिलेगा आपको, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकें। ये उसी का पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है, आई रन अ बेकरी एंड सेल टू साइज ऑफ लोव्स। तो कोई पर्सन है जो बेकरी चला रहा है, वो दो साइज के लोव्स बनाता है। एक बनाता है स्मॉल लोव्स और एक बनाता है लार्ज लोव्स। ठीक है। स्मॉल लोव्स का वेट जो है वो 240 ग्राम है, और जो लार्ज लोब्स का जो वेट है वो 400 ग्राम है। ठीक है। एंड सेल फॉर 1.2 पाउंड्स ईच। मैं, चलो रुपीज ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट में। ठीक है। सो और हर किसी को, नहीं, स्मॉल वाले को 80p में, 80 पैसे में सपोज कीजिए सेल कर रहा है, और जो लार्ज है उसको 1.2 रुपीज में वो सेल कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पाउंड्स को रुपीज में कंसिडर कर लिया है। तो आई बाउ डो एंड रेडीमेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईच डे। तो वो डो खरीदता है स्टार्टिंग ऑफ द डे में। अब उसके पास डो खरीदने के लिए देखिए दो ऑप्शन। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो डो खरीदता है उसके पास दो ऑप्शन है। एक 5 kg का बॉक्स आता है, जैसे हम आशीर्वाद आटा जैसे खरीद रहे हैं या कोई भी आटा खरीदते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है। 5 kg का भी पैक होता है, 10 kg का भी पैक्स होता है। तो यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है। एक 5 kg का पैकेट है जिसका कॉस्ट 10 रुपीज है, और एक लार्ज बॉक्स है जो 15 kg का है, और इसका सपोज कीजिए 20 रुपए का प्राइस है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है ये। I expect to sell 40, okay, no, no. The baking process causes each loaf to lose 20% of the weight of the unbaked dough. जब हम किसी चीज को कुक करते हैं, खासकर जब बेकरी में आप देखेंगे, तो वेट कुछ लॉस होता है, उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, तो उसका वेट हल्का हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, राइट। तो कह रहा है कि प्रोसेस में 20% का वेट लॉस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 20% का वेट लॉस होगा। ठीक है, पढ़ लिया। आई एक्सपेक्ट टू सेल 40 स्मॉल लॉफ्स। तो जो स्मॉल लॉफ्स हैं, ये 40 स्मॉल लॉफ्स को, 40 नंबर्स को, ये इसको सेल करना है और या बनाना है, और लार्ज वाले को 50 नंबर्स इसको प्रोड्यूस करना है। आई बाई एनफ डो टू बी एबल टू मेक दिस। वो एनफ खरीदता है, मतलब ना ज्यादा खरीदता है ना कम खरीदता है, ठीक है, मतलब जितना जरूरत है उसी के आसपास। एंड एनी अनयूज्ड डो एट द एंड ऑफ द डे हैज टू बी थ्रोन अवे। और जो भी डो बच जाएगा उसको वो फेंक देगा। Assuming that I do not buy any more dough than necessary, जितना जरूरत है उससे ज्यादा वो नहीं खरीदेगा। What proportion of the dough that I buy each day do I have to throw away? तो एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्टली जितने उसको रिक्वायरमेंट होगी वो तो वो नहीं खरीद, हो सकता है नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ऑप्शन है वो 5 kg और 15 kg का ही है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 1 kg का चाहिए होगा। मान लीजिए मुझे 1 kg डो चाहिए, 1 kg मुझे मिलेगा ही नहीं। मेरे पास मुझे 5 kg लेना पड़ेगा, 1 kg यूज करूंगा, 4 kg फेंक दूंगा। ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि उसे कितने डो की जरूरत है। उसके बाद हम देखेंगे वो कैसे खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कितना फेंकेगा। तो हमें कितने डो की जरूरत है ये निकालनी है। तो उसके लिए हमको ये निकालना होगा कि एक स्मॉल लोव्स को बनाने में कितने डो की जरूरत है। तो वो हमें बताएगा ये। देखिए, एक स्मॉल लोव का जो वेट है वो 240 ग्राम है। ये बनने के बाद, ये बेक्ड होने के बाद का मास है, वेट है। बनने से पहले कितना होगा, आपको यही सोचना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, मतलब पॉइंट पे क्वेश्चन आपको टर्न ओवर करेगा, है ना। स्टेटमेंट बहुत बड़े हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि ये 240 ग्राम बेक्ड होने के बाद है, बेक्ड होने से पहले क्या होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, 20% का लॉस है। 20% लॉस का फ्रैक्शन में अगर हम समझे,
तो 20/100, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/5 का लॉस है। इसका क्या मतलब है कि अगर इनिशियल मास मेरा या वेट 5 यूनिट था, अगर मेरा इनिशियल 5 यूनिट का वेट था, तो 1 यूनिट का मेरा लॉस हो गया। 1 यूनिट क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? अगर आप यहाँ से सोचेंगे तो रिमेनिंग यूनिट कितनी बची मेरे पास? 4 यूनिट बची। बस ये बहुत सिंपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्मॉल लॉब्स है मेरे पास, एक लोब्स का वेट क्या था? 240 ग्राम था। अब ये तो रिमेनिंग ही है ना, रिमेनिंग मतलब लॉस होने के बाद जो बच गया है। तो अब बस यहाँ से रिलेट कीजिए कि 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 240 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 240 ग्राम को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 240/4, दैट इज द 60 ग्राम। एक यूनिट 60 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियली अमाउंट कितना था हमारे पास? इनिशियल कितने यूनिट थे? इनिशियल देखिए हमारे पास 5 यूनिट था। तो अगर इनिशियल 5 यूनिट था, तो यानी कि इनिशियल वेट हमको पता चल जाएगा रियली में। इनिशियल वेट कितना हो जाएगा? 5 × 60, क्योंकि एक यूनिट 60 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ये हो जाएगा 300 ग्राम। यानी कि ये जो 240 ग्राम का ये जो लोफ था फाइनली, ये इनिशियली 300 ग्राम के लोफ से बन के ये आया होगा। पता चल गया। चलिए ऐसा ही काम 400 ग्राम के लिए करना है, तो कुछ नहीं करना, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। देखो, अब जो लार्ज है वो 400 ग्राम है। ये कैसा है? ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो फिर से आप लिखिए कि जो 4 यूनिट है, जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट था, वो 400 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था। 400 चार यूनिट 400 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस केस में जो मेरा एक यूनिट है, वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और इनिशियली आपका कितना था? 5 यूनिट था। सब कुछ सेम है। तो इनिशियली अगर 5 यूनिट था, तो यहाँ पे जो इनिशियल अमाउंट, इनिशियल वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 × 100, दैट इज द 500 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो 400 ग्राम का ये जो लार्ज जो लोफ है आपका, ये बेसिकली 500 ग्राम से, 500 ग्राम के डो से ये 400 ग्राम बना होगा। बहुत इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ गया है। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो 240 ग्राम ये जो बन रहा है, ये 300 ग्राम के डो से बन रहा है। ये जो अ, ये जो 400 ग्राम का ये जो लोफ बन रहा है, ये 500 ग्राम के डो से बन रहा है, राइट। ठीक है, तो अब हम रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें टोटल डो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्मॉल के लिए, ये होगा 300 × 40, यानी कि 12,000 ग्राम, यानी कि 12 kg की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमें पड़ेगा 500 × 50, क्योंकि 50 हमें टोटल बनाने थे, तो हो जाएगा 25,000 ग्राम, यानी कि 25 kg। यानी कि जो हमें टोटल टोटल जो डो हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे पड़ेगी 12 + 25 kg, जो कि हो जाएगा 37 kg। ठीक है, इसको 37 kg डो की जरूरत है। अब बात आती है कि 37 kg कैसे खरीदे। देखिए, खरीदने के लिए वो है ना, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। 5 kg के वो खरीद ले सारे पैकेट, है ना। लेकिन है ना, लेकिन देखिए 5 kg का पैकेट उसको महंगा पड़ेगा। 1 kg का प्राइस 2 रुपया हो जाएगा, 15 kg का 20 रुपये। आई थिंक वो ज्यादातर, या कोई भी बेकरी वाला, वो ज्यादातर लार्ज वाले ब्लॉक्स खरीदेगा। तो एक पैकेट खरीदा 15 kg का, फिर दूसरा पैकेट खरीदा, ये 30 kg हो गया। अगर वो तीसरा पैकेट खरीदेगा तो सोचिए 40, आपको 37 का जरूरत है और 45 खरीद लेंगे, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो क्या करेगा, 30 kg यहाँ हो गया, और बाकी वो 5-5 kg के 2 पैकेट खरीदेगा। देखिए 35 और 5 kg का एक और खरीद लेगा, यानी कि टोटल हो गया 10 kg। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 40 kg। यानी कि 37 kg का रिक्वायरमेंट था, लेकिन उसको खरीदना 40 kg पड़ेगा। इससे बेस्ट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कितना केजी वेस्ट कर दिया उसने? आप सोच सकते हैं, 3 kg का उसके पास वेस्ट चला गया। इनिशियली कितना खरीदा था? 40 kg।
40 केजी में से 3 केजी उसका वेस्ट हो गया। तो कितना वेस्ट हो गया? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 सा 2 5 सा, तो 15/2 परसेंटेज, दैट इज द 7.5%, यानी कि 7.5% जो है उसका वेस्ट हो रहा है। आंसर विल बी सी। तो आपने इस एक्सप्लेनेशन में ये सीखा कैसे हम परसेंटेज को डील करते हैं, कैसे सिचुएशंस को धीरे धीरे डील करते हैं। चलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। आपको मैं बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।